मैकियावेली के इस चैप्टर के अंतिम विचार पर आज हम पहुंच चुके हैं और ये प्रश्न या यूं कहा जाए कि ये वीडियो व्याख्यान काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अधिकतर परीक्षा में जो प्रश्न है वो मैकियावेली को आधुनिक युग का जनक क्यों कहा जाता है इस पर ही आते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण इस चीज़ को बना देता है, क्योंकि भिन्न भिन्न विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं में ये प्रश्न अक्सर से पूछा जाता है कि मैकियावेली को आधुनिक युग का जनक क्यों कहा जाता है। तो इस बात को आज हम इस वीडियो व्याख्यान में विस्तार पूर्वक देखने की और समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं। राजनीतिक दर्शन में मैकियावेली को युग का शिशु कहने के साथ साथ आधुनिक युग का जनक कहा जाता है। वस्तु स्थिति यह है कि मैकियावेली पुनर्जागरण के शिशु हैं और पुनर्जागरण आधुनिकता का आरंभ है। अब मैकियावेली को आधुनिक युग का जनक कहने का तात्पर्य यही है कि आधुनिक युग का एक तरह से प्रारंभ मैकियावेली से माना जाता है और इस युग के प्रारंभ होने के साथ साथ मध्य युग का अंत हो जाता है। अब राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर बात की जाए तो मध्य युग की 3 विशेषताएं थी: सामंतवाद, पोपतंत्र और पवित्र रोमन साम्राज्य। मैकियावेली धार्मिक आधार पर राजनीतिक साम्राज्य का विरोधी था और दांते की भांति उसने विश्व साम्राज्य की कल्पना नहीं की। वह तो राष्ट्रीय राज्य को ही मानव मस्तिष्क की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति मानता था। अब हम आधुनिक युग की उन विशेषताओं का अध्ययन करेंगे जिनकी हमें सर्वप्रथम झलक मैकियावेली की विचारधारा में देखने को मिलती है और जिसके आधार पर ही उसे आधुनिक युग का जनक कहा जाता है। तो बिंदुवार हम इस चीज़ को देखने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश भी करेंगे। राजनीतिक दर्शन में मैकियावेली और ये चीज़ के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। हम बिंदुओं की बात करते हैं, जिन बिंदुओं के अंतर्गत हम मैकियावेली को आधुनिक युग का जनक क्यों कहा जाता है उसको देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला बिंदु जो हमारे सामने आ रहा है वह है राष्ट्रीय राज्य का संदेशवाहक। तो आधुनिक युग के आरंभ में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन हुआ। रोमन साम्राज्य तथा पोपतंत्र दोनों की शक्ति तथा सम्मान कम हो गया और यूरोप में शक्तिशाली राष्ट्रीय राज्यों का उदय हुआ। इन राजाओं ने निरंकुश राजनीतिक शक्ति अपने हाथ में ले ली तथा धर्म की सत्ता को समाप्त कर दिया। आधुनिक युग के प्रत्येक विचारक ने इस राष्ट्रीय राज्य की कल्पना का प्रतिपादन किया और मैकियावेली उसमें सर्वप्रथम था। जी हाँ, इसी बात को दोहराते हुए डायल ने अपने शब्दों में कहा है कि मैकियावेली प्रथम विचारक था जिसने राष्ट्रीय राज्य के लक्षणों की विवेचना की और विश्लेषण भी किया और साथ ही राजनीतिक सावयव की धारणा को जन्म देने की चेष्टा की। उसकी श्रेष्ठ कृति प्रिंस इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है। वह अपने समय के राष्ट्रीय राज्यों यथा जर्मनी, स्पेन, फ्रांस और इंग्लैंड को बड़े सम्मान के दृष्टिकोण से देखता था और उसकी समस्त राजनीतिक कृतियों का यदि कोई उद्देश्य बताया जा सकता है तो वह है इटली को राष्ट्रीय राज्य के रूप में परिणत करना। तो ये एक काफ़ी महत्वपूर्ण जो चीज़ है, आधुनिक युग की कल्पना है राष्ट्रीय राज्य, और ये हमें इसकी प्रथम झलक मैकियावेली के विचारों में देखने को मिलती है। तो यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और सशक्त पॉइंट बन जाता है कि क्यों हम मैकियावेली को आधुनिक युग का जनक कहते हैं। देखते हैं दूसरे बिंदु को। दूसरा जिस बिंदु की बात करें तो राज्य की आधुनिक स्थिति का निरूपण। देखिए, आधुनिक युग एक प्रमुख लक्षण राज्य को प्राप्त एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थिति है और अरस्तु के बाद में मैकियावेली सबसे पहले राजनीतिक विचारक हैं जिन्होंने राज्य की महत्वपूर्ण स्थिति का निरूपण किया है। मैकियावेली ने राज्य की महत्ता को इस सीमा तक प्रतिपादित किया कि एक प्रकार से उसने उसे साध्य ही बना दिया है। और मैकियावेली ने सबसे पहले ये बताया कि राज्य एक ऐसी सर्वोपरि सत्ता है जिसकी अधीनता से ही सारी संस्थाएं और संगठन फल फूल सकते हैं। तो एक विशेष स्थिति हमें यहाँ पर मैकियावेली के विचारों में राज्य की देखने को मिलती है। समाज की अन्य सभी छोटी बड़ी संस्थाओं को वो उसके अधीन मानता है और उसका ये कहना है कि वर्तमान समय में जो स्थिति है कहीं ना कहीं उसकी एक झलक हमें विशेष जो आज की तारीख में राज्य की परिस्थितियाँ आती हैं और उसकी जो स्थिति है सभी सामाजिक संस्थाओं में उसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो कहीं ना कहीं ये इस चीज़ की जानकारी और इस चीज़ के प्रमुख जो सर्वप्रथम दर्शन हमें मैकियावेली के विचारों में देखने को मिलते हैं और इसी कारण से राज्य की आधुनिक स्थिति का जो प्रतिपादन और निरूपण उनके द्वारा किया गया है तो कहीं ना कहीं ये चीज़ उनको आधुनिक युग के जनक के रूप में परिभाषित करने का एक खास तौर से तर्क दिया जा सकता है इस बारे में।
सेबाई ने इसको स्पष्ट करते हुए कहा है कि राजनीतिक विकास की दिशा में होने वाले इस परिवर्तन को पहले से ही उन्होंने भांप लिया था। तो राज्य की विशेष स्थिति के बारे में जो चिंतन है वो हमें मैकाइवेली के विचारों में बहुत पहले ही देखने को मिल गया था, जो कि आधुनिक विचारकों के विचारों में अब हम देखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि उनको आधुनिक युग का जनक निश्चित रूप से माना जा सकता है। तीसरा जो बिंदु है उसकी चर्चा करते हैं कि राज्य की प्रभुसत्ता का पोषक। संप्रभुता के विचार को आधुनिक युग का प्रतीक धारणा कहा जा सकता है। और यद्यपि मैकाइवली ने कहीं भी देखा जाए तो बौंदा, ग्रेशियस, हॉब्स, ऑस्टिन की भांति राज्य की प्रभुसत्ता पर एक सिस्टमैटिक तरीके से विचार नहीं किया है और ना ही उसकी कोई परिभाषा वगैरह दी है, पर राज्य को उन्होंने सर्वोपरि संस्था माना है जिसकी अधीनता में सभी व्यक्ति और संस्थाएं रहती है। सेबाई ने इस संदर्भ में कहते हैं कि सर्वोच्च राजनीतिक संस्था के रूप में राज्य शब्द का प्रयोग आधुनिक भाषाओं में उसी की रचनाओं से शुरू होता है। मैकाइवली के समय से ही राज्य संप्रभु कहा जाने लगा और बाद में संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन कर दिया गया। हालांकि संप्रभुता की स्पष्ट धारणा की जो व्याख्या है वो हमें कहीं भी मैकाइवली के विचारों में देखने को नहीं मिलती, लेकिन इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं राज्य को जो सर्वोत्तम और सर्वोच्च स्थिति वो प्रदान करता है, कहीं ना कहीं प्रभुसत्ता का जो सिद्धांत है वो उसी से, उन्हीं के विचारों से निसृत हमें दिखाई देता है। तो ये जो चीज़ है जो कि आधुनिक एक संकल्पना है, क्योंकि राज्य की कल्पना हम बिना संप्रभु शक्ति के नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं ये संप्रभुता की जो धारणा है उसके बीज हमें मैकाइवली के विचारों में देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से आधुनिक जो राज्य है कहीं ना कहीं संप्रभुता के आधार पर ही संगठित होते हैं, उसी आधार पर वो बने रहते हैं और उनका विकास होता है। तो राज्य की एक आवश्यक शर्त के रूप में, उसके एक आवश्यक तत्व के रूप में संप्रभुता निश्चित रूप से उसके साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। अगर कोई राज्य संप्रभु नहीं है तो निश्चित है कि वो राज्य की स्थिति को प्राप्त नहीं, वो किसी न किसी के अधीनस्थ है। तो ये संप्रभुता की धारणा ही उसे एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा देती है, जिसके प्रथम दर्शन या यूँ कहा जाए कि इस विचार का जो प्रारंभ है वो कहीं ना कहीं मैकाइवली के विचारों से ही होता है। अब भले ही मैकाइवली ने संप्रभुता शब्द का प्रयोग न किया हो, परंतु उन्होंने व्यवहार में राज्य की संप्रभुता को पूर्ण अर्थ और सारे के सारे वो समीकरण और उपाय प्रदान किए हैं। मैकाइवली ने माना है कि राज्य एक ऐसी संगठित शक्ति है जो अपनी सीमा के भीतर सभी व्यक्तियों और संस्थाओं से प्रेम या दंड की शक्ति के बल पर अपने आदेश मनवा सकती है और अन्य राज्यों के साथ संबंध स्थापित करते समय अपनी इस स्थिति के प्रति सचेत भी है। अब व्यवहार में संप्रभुता का यही तो अर्थ है और अतः ये कहा जा सकता है कि मैकाइवली यदि सिद्धांत में नहीं तो व्यवहार में निश्चित रूप से संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन यहाँ पर हमें करता हुआ दिखाई देता है। देखते हैं अगला बिंदु, राजनीति का धर्म और नैतिकता से पृथक्करण या पृथकत्व। तो ये काफ़ी थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है कि क्या राजनीति को नैतिकता से मुक्त किया जा सकता है या नैतिकता से मुक्त राजनीति किस हद तक उचित है। तो इस बारे में हमारे जो विचार हैं डिफरेंट रूप से व्यक्ति से व्यक्ति में भिन्न हो सकते हैं, परंतु फिर भी ये जो संकल्पना है, ये जो विचार है, हमें कहीं ना कहीं मैकाइवली के विचारों में देखने को मिलता है। समझने की कोशिश करते हैं। अब उसके द्वारा जो मैकाइवली के द्वारा जो राजनीति का धर्म और नैतिकता से किया गया जो पृथक्करण है, कहीं ना कहीं वो उसको आधुनिक विचारक की श्रेणी में रखने के लिए एक बहुत बड़ा दावे के रूप में हमारे सामने आता है। अब मध्ययुग की बात करें तो समस्त राजनीतिक दर्शन में देखा जाए तो धर्म के ऊपर धर्म जो है वो राजनीति पर काफ़ी प्रभावी रहा था, हावी रहा था और नैतिकता तथा धर्म की दुहाई देते हुए सभी राजनीतिक मूल्यों को बलिदान उसमें कर दिया गया था। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का गला घोट दिया गया था। जो ईश्वरीय आदेश है या जो पोप के आदेश हैं ईश्वरीय रूप में उन्हें स्वीकार करने के लिए सामान्य जन को विवश किया गया। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि राजनीति जिन मूलभूत आधारों पर खड़ी होती है या एक लोकतांत्रिक राज्य यूँ कहा जाए या दूसरे शब्दों में कहें कि राज्य जिन आधारों पर खड़ा होता है, कहीं ना कहीं धर्म ने उन सब का गला घोट रखा था। अब ऐसी स्थिति में जब पोप तंत्र हावी था, धर्म हावी था, राज्य जो है बुरी तरह से धार्मिक संप्रभुता के अधीन था, तो ऐसी स्थिति में इस बात को साहस के साथ रखना कि राजनीति का धर्म और नैतिकता से उतना नाता नहीं है, एक अपने आप में बहुत साहस का कार्य था। और इस साहसिक कार्य का जो बीड़ा है वो मैकाइवली ने सर्वप्रथम उठाया। लेकिन मैकाइवली ने ही सर्वप्रथम देखिए निर्भीकता और स्पष्टवादिता के साथ ये घोषणा की थी कि राजनीति का धर्म और नैतिकता से कोई संबंध नहीं है और राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक अनुसार उचित, अनुचित, नैतिक, अनैतिक किसी भी तरह के साधन का प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ पर मैकाइवली साध्य की
उपादेयता सिद्ध करना चाहता है। साधन कुछ भी हो सकता है, साध्य राज्य होना चाहिए, क्योंकि उसके मन में राष्ट्रीय एकीकरण की बात थी इटली की। तो कहीं ना कहीं वो चाहता था कि इटली एक शक्तिशाली राष्ट्रीय राज्य के रूप में उभरे, और इस यात्रा के लिए किसी भी तरह के साधन का प्रयोग करने का वो समर्थक था। उसने इस बात का प्रतिपादन किया कि धर्म और नैतिकता व्यक्तिगत क्षेत्र में आराम से रह सकती है। जी हाँ, उसने एक तरह से कहा जाए तो धर्म और नैतिकता का सीमांकन कर दिया, और इस सीमांकन के तहत वो कहता है कि धर्म और जो नैतिकता है कहीं ना कहीं वो व्यक्तिगत क्षेत्र में रह सकते हैं, और लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र में तो उन्हें राजनीति की चेरी यानी कि राजनीति की दासी बनकर ही रहना होगा, यानी कि राज्य के अधीन रहना होगा, और उनका प्रयोग राजनीतिक साधन के रूप में ही किया जाएगा। इस प्रकार मैकाइवली धर्म और नैतिकता से मुक्त राजनीति के प्रणेता के रूप में हमारे सामने आते हैं। अगले बिंदु की ओर चलते हैं, शक्तिवादी राजनीति के प्रणेता। जी हाँ, आधुनिक युग की एक विशेषता है कि शक्तिवादी राजनीति पावर पॉलिटिक्स है, जिसको कि आज एक शक्ति को राजनीति के महत्वपूर्ण तत्व के रूप में स्वीकार हर विद्वान के द्वारा, हर विचारक के द्वारा किया जाता है। लेकिन इसका प्रारंभ जो है कहीं ना कहीं हमें मैकाइवली के विचारों से देखने को मिलता है। मैकाइवली ने केंद्रीय सत्ता की स्थापना पर जोर दिया और शक्ति की सर्वोच्चता की पूजा की। उसके अनुसार शक्ति का औचित्य स्वयं शक्ति ही है। मैक्सी ने इस संदर्भ में बहुत अच्छी बात कही है कि उनका ये मानना था कि वो यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाने वाला प्रथम विचारक था, ये मैक्सी का कहना था। और इसी प्रकार डोनाल्ड एटवेल जोल ने भी लिखा है कि यदि एक शब्द में मैकाइवली के चिंतन के केंद्रीय तत्व को संक्षिप्त करना संभव हो तो वह तत्व है शक्ति। जी हाँ, और उसका कैसे निर्माण किया जाए, कैसे उसे बनाए रखा जाए और कैसे उसका विस्तार किया जाए, तो ये काफ़ी हमें उचित जान पड़ता है। एटवेल जोल ने जो लिखा है वो काफ़ी समाचीन हमें प्रतीत होता है, खासतौर से मैकाइवली के विचारों के संदर्भ में जो उसने शक्ति के संदर्भ में व्यक्त किए हैं। अब आधुनिक राजनीति में जिन राजनीतिक एवं कूटनीतिक दावपेच या छल कपट का प्रयोग किया जाता है, औपचारिक व स्पष्ट रूप से इन साधनों के प्रयोग का समर्थन मैकाइवली के विचारों में हमें देखने को मिलता है। अगले बिंदु की बात करते हैं, व्यक्तिवाद के समर्थक। जी हाँ, आधुनिक युग की एक विशेष प्रवृत्ति व्यक्तिवाद विचारधारा है, और आधुनिक युग के प्रारंभ में व्यापार, वाणिज्य, उद्योग आदि का प्रसार होता है। यह विचारधारा बल ग्रहण कर रही थी कि राज्य के द्वारा आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। अब मैकाइवली ने इस विचारधारा के अनुसार ही शासक को यह परामर्श दिया था कि प्रजाजन के धन को किसी भी दशा में अपहरण उसका नहीं करना चाहिए, तथा व्यापार और वाणिज्य के विकास के लिए सभी आवश्यक प्रयत्न भी किए जाने चाहिए, और राज्य को व्यापार वाणिज्य स्वयं करने से दूर रहना चाहिए। मैकाइवली इस दृष्टिकोण से व्यक्तिवाद का संदेशवाहक है कि उसने मानवीय व्यक्तित्व को रोमन चर्च के प्रभाव से मुक्त कर उसे पुनर्स्थापित करने की चेष्टा की थी। तो मैकाइवली का ये जो मानना था कि व्यापार वाणिज्य राज्य को नहीं करना चाहिए, और साथ ही साथ राजा को चाहिए कि वो किसी भी प्रजाजन की संपत्ति का हरण ना करे, क्योंकि मैकाइवली का एक स्पष्ट कोट है, स्पष्ट कहना था कि व्यक्ति अपने पिता के हत्यारे को क्षमा कर सकता है, लेकिन उसके संपत्ति को छीनने वाले व्यक्ति को वो कभी क्षमा नहीं कर सकता। और यदि राजा राज्य की शक्ति के माध्यम से किसी प्रजाजन या व्यक्ति की संपत्ति का हरण करता है तो निश्चित रूप से यह राजा के प्रति घृणा को उत्पन्न करेगा, और कालांतर में जाकर यह राज्य के स्थायित्व और व्यवस्था के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। तो कहीं ना कहीं हमें इस बात का समर्थन यहाँ पर एक स्वच्छंद और स्वतंत्र आर्थिक व्यवहार का जो है समर्थन यहाँ पर हमें मैकाइवली के विचारों में देखने को मिलता है। और जब औद्योगिकरण प्रारंभ हुआ, हम देखते हैं कि औद्योगिकरण के प्रारंभ के साथ जब उदारवादी और व्यक्तिवादी विचारधारा ने स्वरूप ग्रहण करना शुरू कर दिया, तो उसके कहीं ना कहीं मूलभूत आधार स्वतंत्रता पर आधारित थे, मुक्त व्यापार पर आधारित थे, जिसके बीच हमें निश्चित रूप से मैकाइवली के विचारों में ही सर्वप्रथम देखने को मिलते हैं, और इसी आधार पर उसको आधुनिक युग का जनक कहा जाता है। अगले बिंदु की ओर चलते हैं, उस पर चर्चा करते हैं, भौतिकता और उपयोगिता के प्रवर्तक। आधुनिक युग में भौतिकवाद और उपयोगितावाद भी एक विशिष्ट स्थान है, और मैकाइवली संबंध में भी अग्रणी है। उसने इस बात का प्रतिपादन किया था कि मनुष्य को यह लौकिक सुख की कामना करनी चाहिए और उसके लिए सारा प्रयत्न करना चाहिए। राज्य और प्रभुता, कला, सौंदर्य, नारी, मुद्रा, ये सब भोग की योग्य वस्तु है। मैकाइवली का ये सुखवादी संदेश आधुनिक मानव के लिए अत्यधिक प्रीतिकर है, और इस आधार पर उसने उपयोगितावाद का प्रवर्तक के रूप में भी देखा और समझा जाता है। चलते हैं अगले बिंदु की ओर, संघ राज्य के प्रथम विचारक। जी हाँ, मैकाइवली ने इटली के लिए कॉमनवेल्थ के निर्माण का विचार रखा था, और उसका कहना था कि एक बार प्रिंस इकाई राज्यों को विभाजित करे, उन्हें अपनी अधीनता में कर लेगा, फिर एक ऐसा संघ राज्य बनाएगा जिसमें शासन की शक्ति कुछ सीमा तक इकाइयों में विभाजित होगी। आधुनिक युग में भी विशाल राज्यों के लिए संघीय व्यवस्था का जो विचार है वो काफ़ी अधिक व्यवहारिक, और मैकाइवली ने चाहे संघ राज्य के सारे तत्वों पर विचार ना किया हो, लेकिन उसके बीच हमें उसके विचारों में देखने को मिलते हैं। चलते हैं अगले और अंतिम बिंदु की ओर,
जो है आधुनिक अध्ययन पद्धति के अनुयायी। जी हाँ, इन सब के अतिरिक्त मैकाइवली जो है पद्धति के दृष्टिकोण से भी आधुनिक युग का जनक माना उसको जाता है। आधुनिक अध्ययन पद्धति के प्रमुख लक्षण बताए जा सकते हैं: पर्यवेक्षण, यथार्थवादी दृष्टिकोण, वैज्ञानिक तटस्थता, विश्लेषण और ऐतिहासिक आधार। अब मैकाइवली ने अपने अध्ययन पद्धति में मध्य युग के अध्ययन पद्धति में आधुनिक की अध्ययन पद्धति के सभी उपयुक्त लक्षणों को प्रकाशित किया है और उसने अपने सूक्ष्म और स्पष्ट दृष्टि के आधार पर तात्कालिक परिस्थितियों का पर्यवेक्षण हमारे समक्ष रखा है और ऐतिहासिक आधार पर विभिन्न परिणाम भी निकाले हैं। यद्यपि मैकाइवली में दूरदर्शिता का अभाव प्रतीत होता है, परंतु उसकी अध्ययन पद्धति में कुछ त्रुटियां भी हैं, लेकिन उसकी अध्ययन पद्धति है ही आधुनिक, या उसमें आधुनिकता की काफ़ी झलक हमें देखने को मिलती है। अब यद्यपि कहीं कहीं मैकाइवली की विचारधारा में मध्ययुग के विचारों का भी अप्रत्यक्ष प्रभाव हमें दिखाई पड़ता है, किंतु उसके राजनीतिक दर्शन में आधुनिक युग की प्रवृत्तियां ही प्रबल हैं और उसे बहुत कुछ सीमा तक सत्य रूप में आधुनिक युग का जनक कहा जा सकता है। इस संदर्भ में निष्कर्षात्मक वक्तव्य की अगर बात करें तो W.T. जोन्स लिखते हैं कि मैकाइवली किसी भी अन्य व्यक्ति की अपेक्षा और इस तथ्य के बावजूद कि वह कठिनाई से ही राजनीतिक सिद्धांतवादी है, आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक है। तो ये जो बात हुई, हमने सारे बिंदु यहाँ पर रखे जिनके झलक और प्रकाशन हमें मैकाइवली के विचारों में देखने को मिलता है। और आगे चलकर आधुनिक राज्य की जब भी चर्चा होती है, उसके दर्शन की जब भी बात होती है, सिद्धांतों की बात होती है, तो कहीं ना कहीं जो तत्व आज हमारे सामने उभर कर आते हैं उनका प्रकाशन उनके बीच हमें मैकाइवली के विचारों में देखने को मिलते हैं और इसी कारण से मैकाइवली को आधुनिक राज्य का जनक कहा जाता है। ये सारी चर्चा हो गई और ये हमारा मैकाइवली इस चैप्टर का एक अंतिम बिंदु था। इसके पश्चात हम विचारधारा के चैप्टर्स शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हम मैकाइवली को समाप्त करते हैं, लेकिन मैकाइवली को समाप्त करने से पहले उसकी कुछ जो विचारधारा थी, उसके जो विचार थे, कहीं ना कहीं उनकी आलोचना भी की जाती है। और राजनीतिक विज्ञान का जब भी हम अध्ययन करते हैं तो एक अध्ययन का दृष्टिकोण संतुलित होना चाहिए। अच्छाई के साथ साथ पॉजिटिविटी के साथ साथ कुछ नेगेटिविटी भी होती है, क्रिटिसिज्म भी होता है और उसकी तरफ भी हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में जब भी मूल्यांकनात्मक अध्ययन की बात होती है या आलोचनात्मक दृष्टिकोण की बात होती है, यहाँ पर हमें कुछ आलोचनाएं भी निश्चित रूप से उनकी जानकारी होना बहुत आवश्यक है। तो चर्चा करते हैं कुछ आलोचनाओं की। अध्ययन पद्धति की त्रुटियों की बात कर लेते हैं कि मैकाइवली की अध्ययन पद्धतियाँ थोड़ी त्रुटिपूर्ण हैं। वो संपूर्ण इतिहास का अध्ययन करके उससे सही निष्कर्ष निकालने अथवा सिद्धांतों को मुखरित करने का प्रयत्न नहीं करता। वह तो केवल अपने जो है पूर्ण धारणा और पर्यवेक्षण के आधार पर सिद्धांत का गठन पहले कर लेता है और उसकी पुष्टि के लिए फिर वो इतिहास में से उदाहरणों की खोज करता है। तो इस तरह से जिस रूप में उसने इस पद्धति को अपनाया है, कहीं ना कहीं वो काफ़ी त्रुटिपूर्ण है और आलोचना का निश्चित रूप से वो पात्र बन जाता है। चर्चा करते हैं अगले बिंदु की, मानव स्वभाव संबंधी दोष। देखिए, मानव स्वभाव के संबंध में उसका दृष्टिकोण बहुत ज़्यादा एकांकी है। यही आलोचना हॉब्स के मानव स्वभाव के विचारों के बारे में भी की जाती है और यही मैकाइवली के लिए भी लागू होती है कि मानव में गुण और दोष, अच्छाई बुराई दोनों विद्यमान होते हैं, किंतु उसने मानव के केवल दोषपूर्ण पक्ष को प्रधानता देते हुए उज्ज्वल पक्ष की आलोचना की है। केवल स्वार्थ का उसने विवेचन किया है, जबकि मानव सहयोगी भी होता है, परोपकारी भी होता है, प्रेम वात्सल्य की भावना से भी परिपूर्ण होता है। और कहीं ना कहीं मैकाइवली के विचारों में मानव के इस पक्ष की अवहेलना हमें दिखाई देती है। तो इस आधार पर भी मैकाइवली के विचारों की आलोचना की जा सकती है, क्योंकि उसके कई सारे विचार और सिद्धांतों का जो आधार है वो मानव व्यवहार के संदर्भ में की गई उसके द्वारा व्याख्या है। और वो क्योंकि मानव व्यवहार की व्याख्या ही त्रुटिपूर्ण है, तो निश्चित रूप से यह त्रुटि आगे चलकर उसके विचारों को और उसके सिद्धांतों को भी त्रुटिपूर्ण बना देती है, क्योंकि त्रुटिपूर्ण इनपुट के आधार पर निकाला गया निष्कर्ष निश्चित रूप से गलत हो सकता है या उसमें त्रुटि होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो ये बात कहीं ना कहीं मैकाइवली के विचारों पर भी लागू होती है। आलोचना का अगला जो बिंदु है, दोहरे नैतिक मापदंड का प्रतिपादन। जी हाँ, मैकाइवली की विचारधारा एक गंभीर दोष ये है कि उसके द्वारा दोहरे नैतिक मापदंड का प्रतिपादन किया गया है, एक राजनीतिज्ञ के लिए और दूसरा नागरिक के लिए। यद्यपि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, राजनीतिक लोग ये साधारणतः अपने कार्य में मैकाइवली के सिद्धांतों का अनुसरण करते हैं, परंतु इस सिद्धांत को तो स्वीकार नहीं किया जा सकता कि साध्य ही साधनों का औचित्य और आवश्यकता कोई कानून नहीं जानती। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये दोहरे मापदंड के दर्शन जो है हमें कहीं ना कहीं मैकाइवली के विचारों में होते हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय संप्रभुता और विधि संबंधी विचारों में काफ़ी उसके विचार अस्पष्ट हैं। राष्ट्रीयता या राष्ट्र राज्य की कोई परिभाषा नहीं देता। जी हाँ, देखिए कि मैकाइवली बेसिकली कोई सिस्टमैटिक सिद्धांतकार नहीं था, कोई सिस्टमैटिक व्यवस्थित दर्शनकार नहीं था। वो केवल अपने पर्यवेक्षण के आधार पर अपने निष्कर्ष निकालता है। तो कहीं ना कहीं ये परिभाषाओं का अभाव
जिन चीज़ों की हम बात करते हैं, राष्ट्रीयता, संप्रभुता और विधि संबंधी विचार, ये काफ़ी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें होती हैं, संकल्पनात्मक चीज़ें होती है और उनके अर्थ स्थिरीकरण की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, जिसको पूरी तरह से मैकाइवली ने नकार दिया है। उसके जो विचार है, हालांकि उसने इन चीज़ों का प्रयोग किया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये काफ़ी त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि परिभाषा से वो हमेशा से अलग रहा है। अब अगली बिंदु की ओर बात करें तो आलोचना की आदर्शवादिता का नितांत अभाव। जी हाँ, राजनीति के यथार्थवादी अध्ययन की अपनी इस खोज में वो इतना आगे चला गया कि उसने आदर्शवादिता का पूरी तरह से त्याग कर दिया। क्या है इस पर तो वो अच्छी तरह से बात करता है, लेकिन क्या होना चाहिए इस पर वो कहीं ना कहीं बात नहीं करता है। तो निश्चित रूप से राजनीतिक सिद्धांतों की जब भी बात होती है तो आदर्शवाद का हम पूर्णतः त्याग नहीं कर सकते, हम मूल्यों का त्याग नहीं कर सकते। उस आदर्श स्थिति की कल्पना को हम राजनीतिक सिद्धांत से पृथक नहीं करते, वरना राजनीति एक मूल्य विहीन सिद्धांत हो जाएंगे। तो निश्चित रूप से हम अच्छे से अच्छे, बेहतर से बेहतर सिद्धांत और व्यवस्था की खोज में हमेशा से लगे रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में आदर्श का त्याग कर देना मैकाइवेली के लिए उसे आलोचना का एक पात्र बना देता है। अगला बिंदु की अगर बात करें तो राजनीति शास्त्र के मूल प्रश्नों की उपेक्षा। तो देखिए, मैकाइवेली का एक दोष राजनीति शास्त्र के मूलभूत प्रश्नों की उपेक्षा करना भी है। उसने अपने सर्वाधिक प्रसिद्ध दोनों ग्रंथों प्रिंस और डिस्कोर्स में राज्य के स्वरूप, उद्देश्य व शासन के विभिन्न अंगों के पारस्परिक संबंधों पर कोई भी प्रकाश नहीं डाला है। अब राजा राज्य को किस तरह से हस्तगत करे, अपनी सत्ता सुदृढ़ करने के लिए किन उपायों का आश्रय ले और अपने प्रदेश की वृद्धि संरक्षण कैसे करे, इन बातों का तो उसने विस्तार से उल्लेख किया है, किंतु राज्य से संबंधित मूल प्रश्नों पर वो सर्वदा मौन है। इस प्रकार गेटल के शब्दों में अगर कहा जाए तो मैकाइवेली का राज्य संबंधी सिद्धांत राज्य के सिद्धांत होने की अपेक्षा मात्र राज्य की सुरक्षा का ही सिद्धांत है। तो इस तरह से हमने दोनों पक्षों को जानने की कोशिश की, मैकाइवेली के प्रोस और कॉन्स, उसकी आलोचनाएं क्या है उसको भी हमने जाना। तो इस तरह से ये हमारा जो चैप्टर है यहाँ पर इस वीडियो व्याख्यान के साथ समाप्त होता है। वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कोई भी प्रश्न हो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ उन्हें लिखिए, हमारी तरफ से उसका समाधान और उसका जवाब देने की पूरी कोशिश की जाएगी। और आप लोग अपनी सुरक्षा पर भी ध्यान दीजिए और अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दीजिए। वीडियो व्याख्यान के माध्यम से हम आपके साथ सदैव बने हुए हैं और अपेक्षा करते हैं कि आपके प्रश्न निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में प्राप्त होंगे। हर वीडियो के जो भी प्रश्न आपके मन में आए, निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में, कमेंट्स हमारे ऑन हैं, आप निश्चित रूप से कमेंट लिख सकते हैं और आपके कमेंट्स का प्रत्युत्तर और जो भी होगा उसका हम समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अन्य विद्यार्थियों तक भी इस चैनल की लिंक को शेयर करिए ताकि सभी विद्यार्थी इन वीडियो व्याख्यानों का लाभ उठा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।